इंसान को इंसान होने में एक उम्र कम पड़ जाती है। जी हाँ, इंसान को इंसान होने में एक उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन सच झूठ करने के लिए एक उम्र बहुत होती है। आजकल आपने सुना होगा कि इंडिया में जो इंडियन एफडीए है, जिसे हम सीडीएसयू भी कहते हैं, जिसके ऑफिस दिल्ली में है, और वो हमेशा कोशिश ये करती है कि इंडियन पेशेंट्स को नुकसान ना हो, इसलिए वो एक ड्राइव चलाती हैं। वो ड्राइव ये होता है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स को मेंटेन करने के लिए वो कहीं ना कहीं फार्मेसी पे जाके चेक करती हैं कि कौन सी मेडिसिन कैसी है, तो उसकी सैम्पलिंग वो करती हैं। जब वो सैम्पलिंग करती हैं तो सैम्पलिंग से पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन में कितनी गुणवत्ता है और उसकी कहीं पे कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है। तो अभी लास्टली उन्होंने 52 मेडिसिन को पिक किया मार्केट से, ज़्यादा किया था बट 52 मेडिसिन को पाया गया कि उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है। बट इंडियन मीडिया जो हर टॉपिक पे अपने आप को प्रोफेसर बन करके अपने अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, ये लोग मनी आयड लोग हैं। ये समझते नहीं हैं कि रियल चीज़ को रील बना करके पेश करना सही नहीं है। इससे देश में देश के इंडस्ट्री का नाम दुनिया में बदनाम होता है। ये भी उनको समझना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होती है ये मुझे समझने की ज़रूरत है। स्पूरियस ड्रग्स क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है वो भी समझने की ज़रूरत है। सेफ्टी और एफिकेसी क्या होती है वो भी समझने की ज़रूरत है। नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी वो होती है जो स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी पोटेंसी का रेंज रखा गया है 90 से 120, तो वो 90 से 120 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर उसमें एक पॉइंट या 0.1% भी अगर उसमें कमी है तो उसको माना जाता है कि नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है। अगर उसका डिसोल्यूशन बराबर नहीं हो रहा है तो उसको माना जाएगा कि नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है। नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब पता ही ये नहीं होता है कि उससे इंसान मर जाएगा, बल्कि उससे कहीं ना कहीं एफिकेसी कंप्रोमाइज़ होगी, क्योंकि जितना डोज चाहिए था उसको, जितनी क्वालिटी, जितनी पोटेंसी उसको चाहिए था, वो बराबर नहीं मिल रहा है। तो वो हम कह सकते हैं कि वो बराबर काम नहीं करेगा, लेकिन जान नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। अब क्या होता है कि सीडीएसयू उसको पिक करके अपने सेंट्रल लेबोरेटरीज में टेस्ट कराते हैं, और जब वो फेल हो जाती है तो उसकी लिस्ट बना करके वो पब्लिश कर देते हैं। जबकि ये अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था कि अगर आपने किसी भी सैंपल को पिक किया है तो आपको CDDL से आपने टेस्ट करा लिया, वेरी वेरी गुड। अब उसमें से जो भी आपके प्रोडक्ट फेल होते हैं, जो भी सैंपल आपने उठाया वो फेल होते हैं, कोशिश ये करना चाहिए आपको कि आप उनको, उन पार्टिकुलर कंपनी को नोटिस दें और उनको टाइमलाइन दें कि आप विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ में आप किसी भी NABL एक्रेडिटेड लैब से क्रॉस चेक करा लें और उसके रिपोर्ट को आप सबमिट करें। अगर वो सबमिशन करते हैं और उसको क्रॉस चेक करा करके प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद जितने लोग फेल होते हैं आप उसको पब्लिश करें। लेकिन जब आप पब्लिश करें तो आप इंडस्ट्री को और दुनिया को बताएं और मीडिया को ही बताएं कि नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है। नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो मीडिया वाले हैं, चाहे वो News 24 हो या आज तक हो या जो भी हो, वो ये कह रहे हैं आज के डेट में कि आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चों की जान जा सकती है, आपकी जान जा सकती है। ये लोग तो सिर्फ मुनाफाखार होते हैं, इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने मार्केट को देखते हैं, अपने पैसे को देखते हैं, और आपके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये ज़माने से आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको पता नहीं था, आज आपको पता चला है। और अब हमारे कंट्री में और भी देखो, विपक्ष जो है हमलावर हो जाती है और वो भी सवाल जवाब करने लगती है। और विपक्ष को छोड़ो, पक्ष वाले लोग भी जो हैं उनको भी ये पता नहीं है कि ये नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं हमें एडुकेट करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को भी, पब्लिक को भी, मीडिया को भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होती है, और पूरी दुनिया को भी। क्योंकि कभी कभी आप जब पब्लिश कर देते हैं कोई भी चीज़ तो वो गूगल में रहती है, और गूगल में रहने के बाद क्या होता है, जब वो कंपनी के जो बायर होते हैं इंडिया के या इंडिया के बाहर के जब आते हैं तो उनके बारे में क्रॉस चेक करते हैं तो गूगल पे उनके बारे में मिलता है कि ये तो नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, और रियली में
जस्टिफाइड होना चाहिए। नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं, बट जो रियल फैक्ट है वो फैक्ट दें और एडुकेट करें और बताएं कि नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा लोगों को कि क्या हो रहा है। अब आके देखें कि जब भी आप एक कंपनी मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया की एक कंपनी है, वो उसका जो मालिक है वो बॉम्बे में बैठा हुआ है और वो टीवी देख रहा है। अचानक से वो टीवी पर देखता है कि उसी की तस्वीर घूम रही है पूरे इंडियन मीडिया में और उनको बारे में बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है, यही वो कंपनी है, और वह उसके कंपनी पर रेड भी हो रहा है सीडीएसओ की तरफ से कि ये ऐसी दवाइयाँ बना रही है। मीडिया वाले उसको उछाल रहे हैं और वो बंदा अरेस्ट वारंट हो जाता है उसके ऊपर, वो भागने लगता है। वो क्या करे समझ नहीं आता है। 170 करोड़ की उसकी टर्नओवर थी और वो 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब नेक्स्ट ईयर उनको 250 करोड़ की टर्नओवर पे टारगेट था, लेकिन वो 100 करोड़ पे आगे गिर जाता है। फिर ये हाई लेवल में अप्रोच करते हैं और मीटिंग करते हैं और फिर जाकर के वो इंस्पेक्शन रुकता है वहाँ पे और फिर सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। फिर वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं और कोर्ट से परमिशन लेकर के वो NABL एक्रेडिटेड लैब से टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में उनका सैंपल पास होता है। तो मीडिया ट्रायल्स इंडस्ट्री के साथ में एक नाइंसाफ़ी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पूरियस ड्रग्स बनाते हैं, लेकिन स्पूरियस ड्रग्स बनाने वाले लोग अलग हैं और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी कोई जान के नहीं बनाता है। मुझे याद है फार्मा रत्ना 2023 में जब हमने फॉर्मर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड करंट जॉइंट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डॉक्टर रेड्डी जी से बात करी थी कि NSQ का मतलब क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्या आपको ये लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जानबूझ के ऐसी क्वालिटी बनाते हैं? तो उनका ये कहना था कि जब वो मेडिसिन जब बनाते हैं तो बनाने में किसी का इंटेंशन नहीं होता है कि कहीं पे कोई कमी रह जाए, लेकिन नेचुरली ही कभी कभार कोई ना कोई बैच में कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है या वो कंपनी गलत दवाइयाँ बनाती हैं। तो हमारे मीडिया भाइयों को भी और गवर्नमेंट को भी, चाहे वो रनिंग करंट गवर्नमेंट में हो और या फिर जो अपोजिशन में हो, दोनों को ये समझ में आना चाहिए और पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब कतई ये नहीं होता है कि उसको खाने से इंसान मर जाएगा। अब आती है स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिसकी क्वालिटी होती ही नहीं है, बल्कि आप ये कह लें कि अगर आप उसमें पैरासीटामोल की जगह पे कुछ और डाल देते हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो दवाइयाँ लेंगे तो लेने के बाद में लोगों की जान जाएगी ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो API पीछे से आ रहा है, वो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, उसमें उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बराबर नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, उसकी पोटेंसी बराबर नहीं है। या इस तरह की दवाइयाँ अगर कोई बना करके मार्केट में देता है तो उसको खाने के बाद में नेचुरली है कि वो इंसान बीमार नहीं होगा बल्कि मर भी सकता है। तो स्पूरियस ड्रग्स पे पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए और स्पूरियस ड्रग्स को नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स में मिक्स नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो होता है जब हम कोई भी मेडिसिन होती है ना, उसके लिस्टेड साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं कि सपोज डाइक्लोफेनाक है तो इनके 10 साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये होंगे। अगर कोई नया होता है तो ये एक्सपेक्टेड नई नई चीज़ें आ गई, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन आया कि ये नया, ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके लिए इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में करीब 180 कंट्री में फार्माकोविजिलेंस यानी ड्रग सेफ्टी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है और नेशनल ड्रग सेफ्टी सिस्टम को कनेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ड्रग सेफ्टी सिस्टम से, ताकि कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल्स में, किसी भी क्लिनिक में कुछ भी इस तरह की एडवर्स इवेंट्स होती है तो ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया यानी फार्माकोविजिलेंस की जो आधिकारिक ऑफिस है, जैसे FDA है, तो वैसे ही एक फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, उसकी आधिकारिक जो ऑफिस है दिल्ली में, उसका नंबर भी है। आप उस नंबर पे आप बात करके उनको बता सकते हैं कि वो फ्री कस्टमर केयर नंबर है, आप उन पर बता सकते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हमें हुआ है या किसी को भी हुआ है। तो नेचुरली है कि वो इन्फॉर्मेशन नेशनल फार्माकोविजिलेंस को जाएगा, ग्लोबल को भी जाएगा और CDSU को भी जाएगा। कहीं ना कहीं वो एक्शन होंगे उस पर। अगर वो फार्माकोविजिलेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उससे जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी। लेकिन आपको आपका अधिकार आपको पता होना चाहिए। आज के डेट में क्या होता है, मुझे याद है कि मैंने देखा एक बंदे में, गुजरात में एक बंदी को, एम फार्मा है वो, उनको साइड इफेक्ट्स हो गया सेफेक्सिम से। एक बड़ी कंपनी है,
और काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुआ उसको। मैंने बोला कि आप प्लीज़ इनको इन्फॉर्म करें फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन इन्फॉर्मेशन करना हमारा अधिकार है, अगर हम नहीं करते हैं तो हमें ब्लेम क्लेम करने का अधिकार भी नहीं है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का किडनी फेलियर है, किसी का लीवर ख़राब है, या किसी का हार्ट के इश्यूज़ हैं, किसी को मेंटल इश्यूज़ हैं, किसी को कुछ और इश्यूज़ हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर कोई कैंसरस पेशेंट है, तो उनको बहुत सारी दवाइयों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है और अब वो हर दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो उनको उनके साथ में प्रिकॉशंस हैं, डॉक्टर वो बताते हैं कि ये खाएं, ये ना खाएं, ये साथ में खाएं, ये साथ में ना खाएं, 1 घंटा बाद खाएं, आधा घंटा पहले खाएं, जो भी है वो बताते हैं। लेकिन कभी कभी इंसानी है, वो कहीं ना कहीं वो खा लेते हैं भूल करके या अनजाने में, या उनको ये लगता है कि यार ऐसा नहीं कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ एडवर्स इवेंट्स होंगे आपके साथ में, एडवर्स रिएक्शन होंगे। और अगर एडवर्स रिएक्शन हो रहे हैं तो उस एडवर्स रिएक्शंस के लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी और एडवर्स रिएक्शन का कोई कहीं से लेना देना नहीं है, और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन का कहीं कहीं पर भी इस पूरी ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग भी मार्केट में इस तरह की कन्फ्यूजन या फिर गलत बयानी कर रहे हैं, उनसे वो रोकें। और यहाँ हिंदुस्तान में कानून होना चाहिए कि कोई भी मीडिया वाला कोई भी चीज़ उठा करके ऐसे मार्केट में पब्लिश ना कर दे, क्योंकि ये लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश में जो फॉरेन करेंसी आ रही है, आपको भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी फार्मा इंडिया से आती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया के 80% जो HIV ड्रग्स होते हैं वो इंडिया बनाती है, 70% जो वैक्सीन होते हैं इंडिया बनाती है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 22% जो मेडिसिन होती है इंडिया की पूरी दुनिया को जाती है। अमेरिका जैसी कंट्री को जाती है, जो सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट करती है, 7.5 बिलियन डॉलर का। वैसे हमारे बहुत सारे जितने 208 कंट्रीज़ हैं, सब में ये दवाइयाँ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मीडिया आज के डेट में जब वो कुछ बोलती है उल्टा, पूरी दुनिया को खबर जाती है, अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। अब रही बात के कहीं पर लोगों को ये सवाल है कि उज़्बेकिस्तान में जो हुआ वो क्या था, ये गाम्बिया में जो हुआ वो क्या था। देखिए, उज़्बेकिस्तान में एडवर्स ड्रग रिएक्शन का केस था, क्योंकि उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई भी मेडिसिन जाता है तो वो खुद इंस्पेक्शन करके उसको क्वालिटी को चेक करते हैं, और जब वो क्वालिटी पास होती है तो वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए वो इंडियन मेडिसिन को या इंडियन मैन्युफैक्चर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाद में उन्होंने बताया कि उसमें एक्सिपिएंट इंडस्ट्रियल ग्रेड का था। तो जब आपने टेस्ट किया तो आपने टेस्ट किस चीज़ का किया? क्या फार्मूलेशन का किया? क्या एक्सिपिएंट का नहीं किया? क्या API का नहीं किया? आज के डेट में नाइजीरिया जैसी कंट्री है, वो भी क्वालिटी चेक करती है कंसाइनमेंट, कमर्शियल कंसाइनमेंट का। और जब क्वालिटी चेक करती है तो वो हमारे से फार्मूलेशन के भी सैंपल लेती है, API के भी सैंपल लेती है, और सब चीज़ को चेक करके एक्सिपेंट भी मांगती है। और जब वो चेक करती है तो यहाँ से चेक करके एक बार लेके जाती है, और जब वो पास होता है तो लेके जाती है, काम खत्म। तो उज़्बेकिस्तान को भी फॉलो करना चाहिए कि वो एक जो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो क्वालिटी चेक करती है, वो चेक करे यहाँ पे, और फिर वो रिपोर्ट उनको दे, और वो फिर अकॉर्डिंगली वो पास करे। क्योंकि जब यहाँ से वो माल लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं, उसके बाद भी अगर वो फेल हो रहा है तो उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो कैपेबल नहीं है, या उनका सिस्टम है वो सही नहीं है। उससे 2 तरह के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि यहाँ से माल वहाँ चला गया, वहाँ जाने के बाद चेक हुआ, उसके बाद उस माल को वो जलाएंगे, जलाने के भी पैसे लेंगे वो, जो एक तरह से नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। और कल को अगर एडवर्स इवेंट्स होता है तो उस एडवर्स इवेंट्स के लिए भी आप मैन्युफैक्चर को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, जो भी ये गलत है। क्योंकि आपने इंस्पेक्शन किया, आपने टेस्ट पास किया, जब आपने टेस्ट पास कर दिया फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास में भी आपका फार्माकोविजिलेंस सिस्टम होना चाहिए। जिस समय में वहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ था, वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सिस्टम था ही नहीं। नाम के 1 या 2 बंदे थे जो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करते थे। और अभी भी अगर मैं बता दूं कि अभी भी वहाँ पे 3-4 लोग हैं। हम गैम्बिया की तरफ आते हैं। गैम्बिया ने तो वापस ले लिया था कि जो वो उनका क्लेम था वो गलत था, और वो वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन जब ये ब्लेम क्लेम हो रहा था तो पूरी दुनिया में ये कुछ लोग और कुछ कंट्रीज़ में नाम लेना भी चाहूँगा, जैसे चाइना है और भी कंट्रीज़ हैं जो भ्रांतियाँ पैदा कर रहे थे कि इंडियन मेडिसिन में कॉकरोच होता है, इंडियन मेडिसिन ऐसा होता है, इंडियन मेडिसिन वैसा होता है, और तख्तियों पर लिख के बता देते हैं इंडियन मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी होती है। उज़्बेकिस्तान जैसी कंट्री जो अपने यहाँ प्रोड्यूस मेडिसिन को क्वालिटी पर यकीन नहीं करती थी,
वो बाद में ऐसा हो गया कि इंडियन मेडिसिन पे प्रिस्क्राइब करने में डरने लगे, क्योंकि ऊपर से ये हुक्म हो गया था इंडियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, जो कि ये भी गलत है, ये भी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कोविड के टाइम में इंडिया ने जान जान दे दे करके दवाइयाँ दी हैं उज़्बेकिस्तान को, तो उनको ये समझना चाहिए कि जब उसने अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं किया और आप लोगों की ज़िंदगी का उसने ख्याल किया, आपको बचाने का काम किया है, तो आप किसी भी नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ में किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उसी समय में इराक ने भी बहुत ज़्यादा इंडियन कंसाइनमेंट को रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत डर हो गया। ऐसे पूरी दुनिया में हो गया था। तो लोगों ने क्या किया कि उठा उठा करके, स्पेशली वो जो कफ सिरप थे, उस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उठा उठा करके वो टेस्ट करवा रहे थे। और टेस्ट इधर उधर नहीं करवा रहे थे, यूरोप में करा रहे थे, अमेरिका में करा रहे थे। जब इराक ने टेस्ट करने के लिए यूएस भेजा और वो टेस्ट पास हो गया, तो उस चीज़ को मीडिया वाले ने कभी भी अब कुछ सवाल उठाया नहीं। तो जो उज़्बेकिस्तान या गैम्बिया का इश्यूज़ था, लोगों ने चुपके चुपके सारे लोगों ने अपना टेस्ट करा के चेक कर लिया कि कहीं पे कोई इश्यूज़ नहीं है। और वो इराक वाला तो इश्यूज़ पब्लिश भी हुआ था, लेकिन उस इश्यूज़ को किसी ने भी मीडिया वालों ने उठाया नहीं, क्योंकि उसमें देश का नाम नहीं हो रहा था, उसमें इंडस्ट्री का नाम नहीं हो रहा था, इंडस्ट्री का नाम छोटा हो रहा था। समझ में नहीं आता है कि आप जब अच्छी खबर होती है उसको छुपाते क्यों हो? क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, आप सिर्फ भ्रांतियाँ पैदा करने के लिए। मीडिया का मतलब है भ्रांतियाँ पैदा करना, लोगों में डर पैदा करना और डर पैदा करके अपने दुकान को चलाना। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप किसी भी देश की मीडिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सच का सामना और सच बात को सामने में ला के रखना। तो सच सामने में रखें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो कुछ भी हो रहा है अभी, स्पेशली इंडियन मीडिया में, वो एक नेगेटिव इमेज पैदा करके, नफ़रत पैदा करके और कहीं न कहीं टीआरपी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अप्रोच करते हैं, ताकि उनके साथ लोग जुड़ें, उनके साथ में लोग एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें, और अगर नहीं देंगे तो उनके साथ कहानी बना दी जाएगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं गवर्नमेंट को भी बराबर का ज़िम्मेदार करूँगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मीडिया को क्रॉस चेक करें। लोग सीडीसीओ पर सवाल नहीं उठाएंगे। सीडीसीओ वाले ने जो किया है या जो कर रहे हैं वो बराबर है। उनके मोडस ऑपरेंडी में थोड़ा सा फ़र्क होने की ज़रूरत है। वो फ़र्क ये है कि आप तुरंत में पब्लिश हर चीज़ को नहीं करें। पब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री को आप नोटिस दें और उसको मौका दें कि वो अपनी क्वालिटी को चेक करें और वो प्रूव करके दिखाएं आपको कि वो क्वालिटी बराबर है या नहीं है। बाद में अगर 50 आपने निकाले नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी सैंपल्स और आपने ओके करके पब्लिश कर दिया, लेकिन बाद में 25 जो है वो पास हो गए, तो ये गलत है। आप एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है। सीडीसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और आज के डेट में मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि ये काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी मेहनती, और ये लोग, इन लोगों ने जान दे दे करके सीडीसीओ ने कोरोना के काल में इंडिया को और पूरी दुनिया के लोगों को बचाने का काम किया है, ताकि कहीं पे कोई मेडिसिन की कमी ना पड़े, कहीं पे कोई इश्यूज़ ना आए। ये लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, सुबह शाम रात दिन काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं। और हमारी बात भी हुई है सीडीसीओ के लोगों से, तो उन लोगों ने बोला है कि नहीं, रियली ये ऐसे सवाल आप बराबर हमें शेयर करते रहा करें, क्योंकि जब तक आप शेयर करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि मोडस ऑपरेंडी में कहाँ पे कमियां हैं। और अल्टीमेटली सीडीसीओ बनी ही है इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए। जैसे आज अगर हम ये कहें कि दुनिया की सबसे बेस्ट अगर स्ट्रिंजेंट लॉ फॉलो करने के लिए एफडीए है, तो उसको नंबर 1 पे आता है यूएस एफडीए। उसके बाद ईएमए आता है, सीडीसीओ आता है। लेकिन मेरा कहना है कि सीडीसीओ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, लार्जेस्ट एफडीए है वर्ल्ड की, और कहीं ना कहीं ये बहुत मेहनती, बहुत नॉलेजेबल हैं। उनका जो नॉलेज है, उनका टैलेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरर्स जो स्पेशली एथिकल मैन्युफैक्चर जिसको हम कहते हैं, जो एक्सपोर्ट में हैं या जो बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, या कोई भी हो, जब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं, उनका इंटेंशन कभी भी नहीं होता है कि वो गलत तरीके से मेडिसिन बना करके मार्केट को दे दें और वो गलत तरीके से पैसे कमा लें। मैं इससे भी इनकार नहीं करूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी मार्केट में हैं जो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करते हैं और स्पूरियस ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और डे टू डे लोग पकड़ में भी आ रहे हैं। वो लोग हैं जो कभी फार्मा में
नहीं होते हैं, इधर उधर से फार्चून की दुकान वाले होते हैं, उनको लगता है कि फार्मा में घुस करके कुछ उल्टा सीधा किया जाए। तो वो वैसे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, वो फार्मा इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, वो बाहरी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री में घुस जाते हैं और घुस करके उल्टा काम करते हैं। अब सवाल ये होता है कि जैसे आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका की बात करते हैं, इन लोगों के यहाँ क्या होता है, जो फार्मा बिजनेस में आते हैं, फार्मा बिजनेस में वही लोग आते हैं जो फार्मेसी के क्वालिफाइड लोग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ वो लोग भी आ जाते हैं जो नॉन फार्मा वाले लोग होते हैं। तो इंडिया में कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि क्या एक फार्मा कंपनी अगर कोई बनाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन को देखनी ज़रूरी है, उसके एक्सपीरियंस को देखना ज़रूरी है कि क्या उसको फार्मा का एक्सपीरियंस है, क्या फार्मा की क्वालिफिकेशन है, क्या वो उन्हें एक ओथ लेना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने से पहले कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं या फार्मा बिजनेस कर रहे हैं, तो फार्मा बिजनेस में या फार्मा से रिलेटेड जितने भी काम होने चाहिए वो फार्मा क्वालिफाइड या फार्मा के कहीं ना कहीं लोग एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए और उनको एक ओथ लेना ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि जो आज के डेट में है कि मेडिसिन या तो ज़िंदगी देती है या ज़िंदगी लेती है। लेकिन हमारा काम ये होता है कि अच्छा, एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि लोग ये समझते हैं फार्मा में बहुत पैसा है, लेकिन दुनिया में एक वाहिद इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लायंस है। आप बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड हमेशा कमेंट्स करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री वाले बहुत पैसा छाप रहे हैं, लेकिन उनको भी देखो, एक एक टिकट 500 और 1000 रुपये में बेचते हैं। वो गरीबों के लिए कुछ नहीं फिल्म बनाते हैं, वो तो अपने पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री वाले भी पैसा कमाने के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लायंस को करने के बाद में वो पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं कि वो फटाक से पैसे कमा लेते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप मान के चलें आज के रेट में 25 लाख से ऊपर के खर्चे होते हैं एक प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कराने में। एक प्लांट रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो मान के चलें कि करोड़ रुपये भी खर्चे हो जाते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल कराने जाए तो 50 लाख से शुरू ही होता है। एक बायोकेमिकल स्टडी कराने जाए तो 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ रुपए के वहाँ पे खर्चे हो जाते हैं। हर चीज़ में ना आज के डेट में फार्मा में इतना कंप्लायंस है कि आप यकीन माने कि जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उनको ही पता है कि कंप्लायंस क्या होता है, कितना ज़्यादा टेंशन वो लेते हैं और बहुत कम उम्र में उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लायंस करनी होती है उनको। वो तब जा कर के कुछ पैसे वो बना पाते हैं। तो गलत नहीं है। आप देखें बॉलीवुड में ज़्यादातर प्राइवेट जेट्स लोग लेकर के बैठे हुए हैं अपने पास में। आप फार्मा इंडस्ट्री में बता दें कितने लोगों के पास में प्राइवेट जेट्स हैं। बहरहाल मैं आपको आपके सामने में ये फैक्ट्स इसलिए रखा है कि आप लोग भी ज़िम्मेदार हैं और आप लोग भी आगे आएँ, और कहीं किसी को एडवर्स इवेंट्स हो रहा है तो वो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को फ़ोन करें। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, वैसे भी वो ऑनलाइन है तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, व्यक्तिगत सवाल भी है, अगर आपको हमारी कोई बात बुरी भी लगी है, आप प्लीज़ हमारे को डायरेक्ट फ़ोन करें। वाया फ़ोन ना कराया करें कि जी इनको ये बोल दो, ऐसा नहीं करें, वो उनको वो बोल दो, वैसा ना करें। अगर आपको हमारी बात बुरी लगती है तो आप हमारे से डायरेक्ट बात करें और अपनी बात रखें, हमें कोई आपकी बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन आप कंफ्यूज ना करें किसी को भी। आप लोग देश और दुनिया में देखो, इंडिया का नाम बहुत बड़ा हो गया है अभी फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, बहुत ज़िम्मेदार कंट्री है। इस कंट्री का नाम कहीं पे बदनाम नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्री का नाम भी कहीं पे बदनाम नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि देखो आज के डेट में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, देखो इंडस्ट्री होगी तभी ये लोग होंगे। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो ये लोग नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चर होंगे, किचन होगा तभी मेन्यू होगा, तभी खाना बनेगा, नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो किचन मतलब मैन्युफैक्चर को प्रोटेक्ट करना, उसको गाइड करना, उसको कंट्रोल करना, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको सजेशन देना, उसके सजेशन को लेना, उसके दुख दर्द को समझना, उसके दुख दर्द को बांटना, उसके दुख दर्द को क्या इश्यूज आ रहे हैं ऑन ग्राउंड पे उसको समझना, ये हम सब लोगों का काम है। अगर हम सब लोग उनको समझेंगे नहीं तो ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा, ये देश में फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, और पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला काम फार्मा इंडस्ट्री कर रहा है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़िम्मेदार इंडस्ट्री है और हम सब लोगों को जिम्मेदारी के साथ में इस फार्मा इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, ग्रो कराना है। और हमारी मेडिसिन पूरी दुनिया में जा रही है, 208 कंट्री में जा रही है। ये मेडिसिन कंटिन्यूसली जाती रहे, कभी भी किसी को मेडिसिन की कमी की वजह से उसकी जान नहीं जाए। और एक जो हमारा हमेशा से इंडिया का एक इमेज रहा है, जो दुनिया में कभी भी किसी पे हम
गलत तरीके से किसी को अप्रोच नहीं करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, हमेशा से खड़े होते हैं और हमेशा से खड़े रहते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई सवाल है आप बिल्कुल सवाल करें और सवाल का जवाब हम देंगे। और बिल्कुल आप रिलेवेंट सवाल करें, हमें सवाल से डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपका सवाल बराबर होना चाहिए। कोई सजेशन है वो भी दें, और बस इतना चाहें कि इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कराने के लिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसकी जो ऑरा है, उसकी जो पर्सोना है, उसको हमेशा से ग्लो कराना है, ना कि हमें उसको डी ग्रो कराना है, ना कि उसके रंग को काला करना है। बल्कि ये इंडस्ट्री अपने आप में एक एंजल की जैसी है। इस एंजल वाली इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री को हम लोग प्लीज़ कभी भी अपने वर्ड्स निकालने से पहले ये सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको मन करता है ज़्यादा बोलने का सोशल मीडिया पर जा कर के, तो आप प्लीज़ परहेज़ करें, क्योंकि आपकी इस बोली की वजह से बहुत सारे लोगों के घरों का चूल्हा बंद हो सकता है और वो गुनाहें आपको मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें आएंगी फिर। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई एक इंडस्ट्री अगर बंद होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बंद होती है, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके चूल्हे बंद हो जाते हैं। और कभी भी बिजनेसमैन क्रिमिनल नहीं है। अगर बिजनेसमैन क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल हैं जो लोग स्प्रिस ड्रग्स बना रहे हैं। उनके साथ में जितनी भी आपने सख्ती बरतनी है, आप सख्ती बरतें और उनको पकड़ें, उनको जेल में भी डालें। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप रोटी भी बनाते हैं तो 10 रोटी बनाते हैं तो उसमें से 1 रोटी जल जाती है, या कुछ रोटी ऐसी होती है जो हल्की जल जाती है। कहीं ना कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अनजाने में होता है, जाने में नहीं होता है। उसके साथ में क्रिमिनल बिहेवियर ना लगाएं, उनके साथ में क्रिमिनल अप्रोच ना लगाएं, उनके साथ में मॉनिटरी आप टर्म्स रखें, उनके साथ में कुछ प्लानिंग करें। और जो लोगों को एडवर्स इवेंट्स भी हो रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर में, उनके लिए एक ग्लोबल कानून बनाएं कि अगर किसी का डेथ होता है एडवर्स इवेंट्स में, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या पे करेगी, या गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, जो कंट्री में जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर है, जो ओनर है ब्रांड के, उनको कैसे पे करना है। अब एकदम से ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ रुपये पे कर दो जी। हाँ, एक इंडस्ट्री में एक टर्म्स बनने चाहिए कि चलो जी किसी के आँख ख़राब हो गया, या किसी का हाथ ख़राब हो गया, किसी का कुछ भी हो गया, तो उसके लिए सिस्टम क्या होना चाहिए। एकदम से वो पेमेंट इकट्ठा ना मांगे, बल्कि हाँ, एक सपोज अगर 10 लाख रुपए किसी की अगर हमें देनी है, तो 10 लाख रुपए में वो मंथली भी तो दिया जा सकता है, एक ही बार तो वो खा नहीं लेंगे। तो कुछ ऐसा टर्म्स हो कि देने वाला भी आराम से दे दे और लेने वाला भी आराम से ले ले। लेकिन कुछ ना कुछ एक ग्लोबल पॉलिसी हमारी होनी चाहिए एडवर्स इवेंट्स को लेकर के, और एक कंसेंसस होना चाहिए कि क्या करें हम अगर किसी के साथ में एडवर्स इवेंट्स होता है, उस पेशेंट के फैमिली के साथ में क्या हम इंसाफ करें। वो भी हमारे इंडस्ट्री का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ मिल करके एक कानून बनाए और एक कंसेंसस पे पहुंचे। अब क्या होता है उज़्बेकिस्तान में, कहीं पर कोई इश्यूज़ आ गया, एडवर्स इवेंट्स आ गया, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अभी भी 2 लोग जेल में हैं इंडियन मैन्युफैक्चर की वजह से। गलती किसकी है वो नहीं पता, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया है। बाकी जो मालिक लोग थे वो भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वो जेल में डाल देंगे। जेल में डालना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बल्कि जिसके साथ में एडवर्स इवेंट्स हुआ है उसके साथ में आप एक कंसेंसस बनाएं, एक अप्रोच बनाएं कि उस फैमिली का क्या हो सकता है, जिसको देना है, जिसको लेना है, कहीं ना कहीं एक निगोशिएबल अमाउंट तय हो और एक ईज़ हो कि हाँ जी मंथली बेसिस पे किसी को कुछ दिया जाएगा, तो दोनों का काम बनेगा। जेल डाल देने से कुछ चीज़ें बनती नहीं है। और जेल क्यों डाल रहे हैं आप? अगर आप जेल डाल देंगे तो उनके पीछे में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी भी तो मौत हो जाएगी ना, उनके पास काम नहीं होगा। तो जस्टिफाइड अप्रोच हमें रखना है, फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और जस्टिफाइड अप्रोच रखना है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी हमें रखनी है, और इस तरह की चीज़ें हमें अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलत होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। मैंने मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो किचन है। अगर किचन नहीं होगा तो बाकी कोई भी स्टेक होल्डर्स होंगे नहीं। सीडीसीओ रैली अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, और जो वो कर रहे हैं उनके लिए हम सल्यूट करते हैं। वो सारे आज के डेट में जितने भी सीडीसीओ को लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं स्टेट ड्रग कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, उनके अप्रोच भी पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं देखिए आज के डेट में हम लोग सब लोग मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एडुकेट करेंगे, तो तभी हम जाके ग्रो करेंगे। जाते जाते मैं बता दूं कि फोप के प्रेसिडेंट हरीश जैन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सल्यूट करता हूं हमारे बहुत पूजनीय बी आर सिकरी जी को, जो जिन्होंने जो फाउंडर भी हैं, उनके साथ साथ और भी लोग फाउंडर्स हैं। मेरा कहना यह है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये स्किल अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। यही चीज़ें चाहिए।
जब तक हम स्किल अपग्रेडेशन नहीं करेंगे इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। वो जो कर रहे हैं वो अपने आप में एक अच्छा काम कर रहे हैं। फोप आज के डेट में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया को बांधने का काम कर रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स को बांधने का काम कर रहा है। मुझे जो लगता है कि फोप के अप्रोच और विजन कुछ अलग हैं और कुछ बड़ा है, जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और आज के डेट में फार्मैक्सिल ने भी अच्छा काम शुरू किया है, वीरामणि जी के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्वेरीज दे रहे हैं, सवाल जवाब दे रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। और वो इम्प्रूवमेंट पे उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और हम जो DPCO है इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब DPCO की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सस्ती दवाइयों के लिए जेनरिक मेडिसिन, जन औषधि वगैरह आ गई है, तो उनको बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के फालतू के पैसे क्यों लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अपना कमेंट शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं उनको शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे चीज़ें। मैं हिंदी में इसलिए बनाता हूँ ताकि ये हिंदुस्तानियों के लिए है, और जो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सब हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो ये सब उन लोगों के लिए। अदरवाइज़ मैं इंग्लिश में बनाता तो पूरी दुनिया के लिए होता है, लेकिन हम इंग्लिश में बनाएंगे, लेकिन किसी और टॉपिक पर बनाएंगे। ये हमारी इंटरनल चीज़ें हैं, तो मैं हिंदी में बनाया था मैंने। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।